आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो नीला कैप्सूल खाते हैं? नहीं, चलो बैठ जाओ। केवल इंटरेक्ट करने का मतलब ये कि आपकी जानकारी को पता होना चाहिए। कुछ को हो सकता है ना पता हो। अब देखो ये नीले कैप्सूल, स्पार्स, ये कई तरह के टैबलेट्स आते हैं मेडिकल स्टोर में जो अवेलेबल है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इंजेक्शन। ये इस समय के सबसे घातक नशे। और उसके बाद जो और टॉप मोस्ट जो ड्रग्स का प्रकार है वो है एमडीएमए। तो वो बहुत ज्यादा हाई क्लास की सोसाइटी में रहता है, जो पार्टी चलती है पार्टी। अब हमें इनकी देखो कैसे रोकोगे नशा अपने समाज से नशा रोकने के दो ही चैनल है। पहला चिन्हीकरण, कि आप नशे के आदी लोगों को पहचानो, जिससे आपको पता तो चलेगा कि नशे के आदी लोग क्या यूज कर रहे हैं और कौन कौन नशे के आदी। दूसरा बेचने वालों, इन्हीं दोनों में पैरेलल काम करते चले जाओगे। अर्थव्यवस्था हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी हो, मांग और आपूर्ति वाला वो सिद्धांत चलता है। तो इसी तरह अगर मान लो मुझे नशे की आदत ही नहीं है, तो क्या बेचने वाला यहाँ रहेगा मोहल्ले में? अगर मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति नशे का आदी नहीं है तो क्या नशा बेचने वाला उस मोहल्ले में आएगा? प्रयास करेगा वो आने की, और उसको कमजोर कड़ी बनाएगा। किसी ना किसी कोई फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, या कोई परिवार से परेशान चला, या कोई खुशी हो मिल रही किसी को, कहीं फर्स्ट आ गया, या कहीं स्कूल कॉलेज टॉप गया, यार तू टॉप आया, आज पार्टी करते हैं, स्पेशल पार्टी होगी, आज वाला नशा करेंगे। अच्छा, किसी ने सिल्वर फॉइल, जिसमें पहले रोटी रखते थे, आजकल तो पेपर दूसरे चल गए, वो सिल्वर फॉइल के इतने बड़े मेरे फोन के आकार के लगभग इससे छोटे बड़े टुकड़े देखे, जिनमें ब्लैक लाइनें होती है, ऐसे बड़े को देखे ग्राउंड में खेलते हुए। स्मैक का नशा करने वाले ऐसे इतना बड़ा होता है सिल्वर का टुकड़ा, सिल्वर फॉइल का, उसमें छोटा सा स्मैक रखते हैं, नीचे से वो लाइट देते हैं, यानी आग लाइटर से या माचिस की गोली से, और फिर यहाँ एक स्ट्रॉ, एक रोल करके नोट का किसी चीज का बनाते हैं और उसको उससे ऐसे इनहेल करते ही करते। तो अगर आपको बात वही आगे चिन्हीकरण, अगर आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं और उस ग्राउंड में खेलते हुए अगर आपने थोड़ा सा अपने चक्षु यानी आंखों को खुला रखा, अपने दिमाग को खुला रखा, और आपने ग्राउंड में कहीं ऐसे टुकड़े देखे सिल्वर कॉइन के पड़े हुए, जिसमें काली लाइनें ऐसी पड़ी हुई, छोटे छोटे टुकड़े इतने आकार के, अगर आपने ऐसे कहीं देखे और तो आपके दिमाग के एंटीना बिल्कुल एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ कोई ना कोई हमारे मोहल्ले में या इस खेल के मैदान के आसपास नशा करने का आदी रहता है। ठीक, पहला पॉइंट। और अगर आपने मेरी छोटी उंगली दिख रही है, लगभग पहले टाइम में होता था, डॉक्टर हमारे सामने यूं उड़ाई, एक इंजेक्शन की छोटी सी सिरिंज होती थी, यूं उड़ाई और उसको खींचा और हमारे इंजेक्ट करते थे। भाई इंजेक्शन जब बीमार होते हैं ना, छोटी छोटी भी आती है, इतनी छोटी, अपने से वो आकर उसके इंजेक्शन, तो उसमें अगर देखो आप लोग सब पढ़े लिखे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो मैं आपको उसी टर्म को यूज करके बताऊंगा। ब्यूप्रीनॉर्फिन एक सॉल्ट है, ब्यूप्रीनॉर्फिन, BUPR इस तरह से स्पेलिंग है पूरी, ठीक है। ब्यूप्रीनॉर्फिन अगर इस सिरिंज का, या डाइज़ापाम, डाइज़ालैब ऐसे उसकी वैरायटी लिखी हुई, लेकिन मैं क्या डाइज़ापाम आपको उसमें सॉल्ट मिल जाएगा। ब्यूप्रीनॉर्फिन और डाइज़ापाम अगर इस तरह की गोली की इतनी छोटी सिरिंज टूटी हुई मिलती है और आपको इंजेक्शन मिलते हैं, इंजेक्शन की सिरिंज मिलती है 5-5 ml 2-2 ml की, छोटी सी, विद निडल या विदाउट निडल, तो आप सतर्क हो जाओ कि यहाँ कोई इंजेक्टेबल ड्रग यूजर रहता है। और अब उसका मिक्सचर कैसे तैयार होता है, डाइज़ापाम, ब्यूप्रीनॉर्फिन और एक एविल होती जो हमारे एलर्जी के लिए काम आती है, वो इसको इंक्रीज करती है। कैटेलिस्ट तो सुना होगा सब लोगों ने, क्योंकि साइंस वाले ही होंगे मोस्टली सब, हाई स्कूल तक जिसने साइंस पढ़ी हो। तो वो एविल क्या करता है, एविल की 10 ml की शीशी आती है, वो कैटेलिस्ट का काम करता है। उसको जब वो मिक्सचर बनाते हैं, डाइज़ापाम, ब्यूप्रीनॉर्फिन और एविल का मिक्सचर बनके उसमें टोटल 2 ml डाइज़ापाम, 2 ml ब्यूप्रीनॉर्फिन और 10 ml एविल, 4 सब तीनों मिला के हो गए 14 ml। 14 ml कोई भी ड्रग एडिक्ट चाहे कितना ही बड़े लेवल का हो, जो एकदम फुल ड्रग एडिक्शन वाला, वो भी उस 14 ml को एक साथ कंज्यूम नहीं करता है। पहला पॉइंट है जो हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अगर मैं ड्रग एडिक्ट हूं तो मैं जब उस इंजेक्टेबल ड्रग का यूज करूंगा, पहले मैंने स्पेक का आदी हुआ, स्पेक में प्योरिटी नहीं मिली और मैं ज्यादा हैबिचुअल हो गया, फिर मैंने इंजेक्टेबल ड्रग यूज करना शुरू कर दिया। ये काम की बात है, तो हर व्यक्ति अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने चचा ताऊ, जितने भी आपके रिश्तेदारी में भाई बहन है, सबको बताओगे तो ये चीजें फैलेंगी। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम नशे को नहीं रोकेंगे, क्लियर कट है बिल्कुल। तो जब वो 14 ml का मिक्सचर तैयार हो गया, और कितना ही बड़ा ड्रग एडिक्ट है वो एक बार में 5-6 ml यूज करता है, और जो नॉर्मल जो ड्रग एडिक्ट है
नशेड़ी है नॉर्मल वाले जो इसमें जो इस इंजेक्शन को लेना शुरू करें, उसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्स 4 ml to 5 ml, 3 to 5 ml ले लेते हैं। अप्रॉक्स क्या है 3 to 5 ml, तो कैलकुलेट कर लो भाई 14 ml का अगर कोई 4 ml ले रहा है तो 4 3 12, फिर भी 2 ml बचा तो कम ज्यादा, यानी 3 और 4 नशेड़ी, थोड़ा सुन लो सब, 3 और 4 नशेड़ी एक बार ग्रुपिंग करके उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक, अगर मान लो उसको कोई ग्रुपिंग नहीं मिल रही, मैं क्या कर तो मुझे ग्रुपिंग नहीं मिली, मैं क्या करूंगा, मैंने पिक्चर बनाया, फिर मैंने उसको सेव करके रख दिया। भाई अपने जो मेरा पिक्चर तैयार हुआ है, मैंने 5 ml यूज करना था, जितना यूज करना फिर मैं उसको रख दूंगा। लेकिन नशेड़ी आदमी के पास पैसा नहीं होता, और जिस हिसाब से हमारे जिला स्तर पर कार्रवाई हुई है, पुलिस और सभी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये जो ये 3 इंजेक्शन एविल, डाइज़ापाम, ब्यूप्रीनॉर्फिन, मतलब ये लगा लो हार्डली है 70-80 रुपए में पूरा मिल जाती है। लेकिन जो ब्लैक मार्केट की नशे, अभी किसी ने पीछे से बताया कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाला दे देता है, और हर मेडिकल स्टोर वाला नहीं देता, वो देता है जिसकी सेल नहीं है, जो मेडिकल जो दवाइयों बेचने के लिए उसने दुकान नहीं खोली, उसने अर्निंग के लिए अपना मेडिकल स्टोर खोला हुआ, वो कैसे ना कैसे अपने उल्टे सीधे तरीकों से अपना दिहाड़ी बना लेगा, अपने दिन भर के 300-400-500 रुपए बना लेगा। तो वो जो 60-70-80-100 रुपए का जो इंजेक्शन है वो बेचता है 300-400-500 रुपए में। 300-400-500 रुपए एक नशेड़ी के पास नहीं आता है, तो क्या करते हैं फिर मिक्स होते हैं, मैं मिला, दूसरा नशेड़ी, तीसरा, हम तीनों ने क्या किया 100-150 रुपए मिलाए और कहा चलो हमारी एक डोज पूरी हो गई, आज का दिन निकल गया। और 100-150 रुपए इकट्ठा करने के लिए फिर अपने आप खोले रखना। जो आप देखते होंगे जो नई उम्र के यूथ हैं, जो हमारे 20 साल के अप्रॉक्स यानी 16-17 से लेकर 25 तक के, वो क्या करते हैं फील्ड में अपना थैला टाके घूमते रहते हैं और मैले कुछ ऐसे दिखेंगे, उनके कान बैठों में बाल लंबे, वो जगह जगह से कूड़ा बीनते हुए दिखेंगे। कूड़ा यानी प्लास्टिक, लोहा, लकड़, कुछ भी, और वही लोग किसी का कुछ लोहा पड़ा, नल पड़ा, उसका खोल के ले गए। और वही नशेड़ी जब ज्यादा एडिक्शन में आ गया तो किसी का मोबाइल छीन के भाग रहा है, किसी का कुछ छीन के भाग रहा है, क्योंकि उसको अपनी जरूरत पूरी करनी है। नशे की लत ऐसी होती है कि जो हमें अपना नुकसान करने के लिए भी उस स्टेज पे ले जा रही है। मालूम है ड्रग एडिक्ट हूं, मुझे नशा नहीं मिला, किसी भी कारण से नहीं मिला, पैसे से नहीं मिला, किसी भी, तो मैं खुद का भी नुकसान कर लूंगा, दूसरे का भी। वो ब्लेड तुम्हें भी मार सकता है, खुद को भी मार सकता है, खुद को सुसाइड भी कर सकता है, कर सकता है। ऐसा वाकया एक बार हुआ था हमारे यहाँ सिद्धपुर चौकी पट्टी सितारे थे, दरोगा जी किसी और मामले में बिजी हो गए और थाने का स्टाफ, चौकी का स्टाफ भी, और ऐसे जैसे पहले टाइम में सब कुछ चलते थे, लंबी पट्टी होती थी, तो एक तो वो जो चौकी की हवाला थी वो साइड में थी, उसने क्या किया अपनी शर्ट का वो बनाया एक फंदा सा, और वो कितना मतलब जो सामने बाढ़ होती है, मतलब उसके जो सामने डंडियां होती है लोहे के, हवाला तो फिल्मों में समझ नहीं, तो उस मतलब ये लगा दो उस डंडे के सहारे उसने अपनी शर्ट के जरिए सुसाइड कर लिया। मतलब ये भी क्यों किया, उसे नशा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि रात भर से बंद था। होता क्या, हम लोग जैसे किसी नशेड़ी को पकड़ते तो उसको कुछ ना कुछ ड्रग अवेलेबल कराते, चाहे मेडिकल सोर्सेज से कराएं, जो आप मेरे कैप्सूल बता रहे हो, इसी तरह से मेडिकल से प्रेस्क्रिप्शन में तो दवाइयां मिल जाती तो जिससे उसकी रात कट जाती। जब वो जेल जाता है वहां भी उसको एक नए फिजिशियन कोई डॉक्टर वहां पे अवेलेबल करते हैं जो इस सारी चीजों को हैंडल करते हैं। तो नशेड़ी को जब तक थोड़ी थोड़ी डोज ना मिले, वो नशे की अपने जो उसका एग्रेशन है, जो उसका नशे की लत है, उससे अपने आप को रोक नहीं पाता और खुद भी नुकसान करता, दूसरे का भी नुकसान करता। आपने भी किसी ना कहीं ना कहीं किसी जगह देखा ही होगा कि नशेड़ी पड़े रहते हैं, कहीं ब्लेड मार दिया, किसी को कुछ कर लिया, या परिवार का नुकसान। जब वो नुकसान कितने ज्यादा है, नशे की आदत जरूरत पूरी करने के लिए वो चोरी करेगा, मोबाइल भी झपटेगा, वो मोटरसाइकिल भी चोरी करेगा, घरों में भी चोरी करेगा, कुछ ना कुछ उल्टे काम करेगा। हो सकता है राह चलते हुए किसी के साथ बदतमीजी भी करेगा, गर्ल्स को ज्यादा इससे ज्यादा सफर। अब पॉइंट्स वही दो है, हमने नशा रोकना कैसे, दो ही चिन्हीकरण तरीका मैंने बता दिया आपको। अगर ग्राउंड में खेल रहे हो, इस तरह का सिल्वर फॉइल का ऐसे ब्लैक जिसमें लाइन है, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, यानी आपका मोहल्ला पीड़ित है। दूसरा, आपको ड्रग्स के वो छोटे छोटे सिरिंज मिलते हैं जिसमें ब्यूप्रीनॉर्फिन, डाइज़ापाम और एविल की वो छोटी सी शीशी मिलती है, तो ये समझ लो आप क्या ड्रग यूज करते हैं। तो आपने अगर चिन्हीकरण कर लिया कि हाँ हमारे आसपास कोई है, फिर ये पता करो कौन है, क्वेश्चन मार्क को चलते जाएंगे जब तक क्वेश्चन मार्क का उत्तर फाइनल नहीं पहुंच जाएगा, तब तक आपका उत्तर पूरा नहीं माना जाएगा। आपने ये पहले देख लिया कि हमारे यहाँ कोई है, फिर जानकारी करो कौन है। जब जानकारी हो गई तो फिर क्या करना,
जानकारी होने के बाद आपने केवल ये करना है कि उसका चिन्हीकरण करके आपने निकटवर्ती चौकियों को बताना। देखो पुलिस की इतनी व्यवस्था है, चौकी इंचार्ज साहब हमारे बीच में आया था, कोई कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहां इतनी ज्यादा जरूरत है, इस लोग बीच में जा रहे हैं। हमने ड्रग एडिक्ट, हमने पहले ग्राउंड में सिल्वर कॉइन से पहचान कर लिया, मोहल्ले में कोई है, फिर हमने आपस में, और इसमें शर्म करोगे तो अपना नुकसान करोगे। अगर किसी ने एजुकेशन किया, झिझक की नाम बता रहे, क्योंकि अगर आपका नाम ओपन हो गया काशीपुर में और रुद्रपुर में, तो इसके लिए स्पेशली दवाई प्रोवाइड कराने के लिए साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं, जो मनोचिकित्सक इसका पूरा इलाज करें। तो हमने बताना है, सबसे जरूरी है कि ड्रग एडिक्ट कौन है, छुपाना नहीं है, तो उसकी जो है लेवल बढ़ता जाएगा। अब दूसरा लेवल क्या है, जो बेचने वाले हैं उनको क्या करना है, उनको पकड़वाना है। अभी किसी ने एक ने कहा मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, देखो पुलिस हर जगह नहीं है, हमारा इन्फॉर्मर, हमारा सोर्स कौन बनेगा, पब्लिक। अगर आप बताओगे कि सर वो मेडिकल स्टोर है हमारे गांव में, इसकी बिक्री तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी में भी घूम रहा है, सब कुछ बढ़िया खर्चा कर रहा है, और ये हल्की थोड़ी थोड़ी ये जानकारी मिली है कि नीले कैप्सूल भी बेचता है और ये नशे की इंजेक्शन भी बेच रहा है, नशे की दवाई भी बेच रहा है। आप यह मत सोचो कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मेरा नाम आउट होगा पहला पर, या हो सकता है मुझे गलत फहमी हो, वो सही काम कर रहा हूं। भाई आपने अपनी जो आपके क्वेश्चन मार्क था, आपने क्या किया, संबंधित चौकी को बता दिया, 112 पर बता दो, 100 का बता दो, 1090 पर बता दो, सारे टोल फ्री नंबर पर बता दो। उसमें लास्ट में एक लाइन जोड़ दो कि सर मुझे जानकारी हुई है, कॉलेज हमारे स्कूल में कॉलेज में आए थे, बता के कहते कि अगर नशे की जानकारी कहीं भी मिलती है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन दें। हो सकता है आपकी जानकारी सही हो सकता है मेरी जानकारी गलत, और मेरा ये जानकारी गुप्त रखी है। आप अपने जो आपके सोर्सेज है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके जरिए या क्राइम ब्रांच या नार्कोटिक्स जैसे हमारी टीम है, इसके जरिए उसको वेरीफाई करवा लो कि ये सही है या नहीं, लेकिन मेरी जानकारी मुझे लगता है कि 99% ये सही है। और जिसके 100% आप श्योर हो उसके लिए कह दो कि 100% मैं श्योर हूं, बस मेरा नाम ओपन नहीं होना चाहिए। ये जब आप 112 या 1090 पे इंफॉर्मेशन दो तो ये सूचना वहीं ये साथ में लाइन भी जोड़ दोगे, क्योंकि जैसे 1090 या 112 का कोई भी सूचना देते हैं या कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है। आप उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद भी ये बोल सकते हो मैंने मोबाइल नंबर फला से दिनांक 1 दिसंबर 2024 को समय 11 बजे मैंने अपने फोन से 112 पर मैंने ये शिकायत दर्ज कराई थी, सूचना दर्ज कराई थी, मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई। तो आपको सूचना अधिकारी ने उसका जवाब दिया, जैसे लोग कहते हैं ना एफआईआर रजिस्टर कराओ, तो वो एक छोटी एफआईआर समझ लो उसको। आपने शिकायत या सूचना दर्ज करा दी तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। वो 112 या 1090 जो महिला हेल्पलाइन है हमारा, ये नंबर सीधे कंट्रोल रूम जो हमारे देहरादून मुख्यालय का कंट्रोल रूम, वहां हब है, वहां आपकी सारी कॉल्स आती है। जैसे एक कॉल सेंटर होता है, वहां से फिर कॉल संबंधित जिले को जाती है, संबंधित जिले से उधम सिंह नगर आएगी, उधम सिंह नगर से क्या होगा भाजपुर कोतवाली में आएगी, भाजपुर कोतवाली से चौकी सुल्तानपुर पट्टी में आएगी, सुल्तानपुर पट्टी चौकी से भी अलग अलग एरिया बटे हैं कांस्टेबल्स के और सब इंस्पेक्टर के। फिर वो सूचना संबंधित एरिया का जो सबसे नीचे स्तर पे सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल काम कर रहे हैं उन पे आएगी, वो उसको वेरीफाई करेंगे। नशे में काम करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में हम लोगों में भी बहुत सारी बाउंडेशंस रहती हैं, क्योंकि इसमें सजा बहुत ज्यादा है। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दो ही चीजें ना, तो मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने जाने से बच गया, उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी सजा है वो केवल नशे वाले में, ड्रग्स में। अब महिलाओं के प्रति होने वाले रेप और पॉक्सो के जो क्राइम है उसके साथ तो स्पेशल इसलिए एक्ट बना हुआ है एनडीपीएस एक्ट। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन चीजें थी, नशा क्या है, चरस, गांजा, अफीम, ये भी सब पहचानते हैं। कई परिवारों में आमतौर पे इसको यूज भी किया जाता होगा और तो बड़ी डिग्री है। और देखो अभी जो इंजेक्टेबल ड्रग का जो बात चल रही थी, इंजेक्टेबल ड्रग का सबसे बड़ा जो नुकसान है, देखो हर किसी की आदतें अच्छी हैं, हम ये नहीं कह सकते, कई लोगों की आदतें अच्छी नहीं होती है। जब इंजेक्टेबल ड्रग यूजर 4 लोगों ने एक ही सिरिंज पकड़ी और लगा दिया बारी बारी से, मान लो 4 में से कोई एचआईवी वाला हो, अभी तो कोई सर्वे ही नहीं हुआ ना, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से ऑल ओवर सर्वे किसी का भी नहीं हुआ। जो बीमार है वही अपना जो चेकअप करा रहा है उसे पता चलता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं या नहीं हूं। मान लो 4 यूजर्स एक ही सिरिंज का यूज कर रहे हैं, फिर वो 4 हमेशा एक साथ एक इंजेक्शन का यूज करेंगे, पॉसिबल नहीं। आज 4 का ग्रुप था ABCD का, ABCD, अगली बार क्या हुआ, डी कॉमन हो गया और डी ने अपना अलग 4 का ग्रुप बना लिया, EFG उसने साथ में जोड़ लिए। अगली बार हो सकता है सी ने अलग ग्रुप बना दिया, XYZ अपने साथ जोड़ लिए। हमें थोड़ी पता है कौन किसके साथ बैठ के कहां इंजेक्टेबल ड्रग का यूज कर रहा है, और हो सकता है कि वो किसी
HIV महिला या HIV पुरुष और महिला का कहीं इंटरेक्शन हुआ हो, आपस में इंटीमेट हुए हो, और फिर उसके बाद क्या है वो फैला। भाई एक टाइम तो हो गया, फिर दूसरे वाला ये चेन इतनी लंबी है। बीच में हमने रुद्रपुर में रामपुरा में सर्वे कराया था, तो वो ड्रग एडिक्ट जितने हम ड्रग एडिक्ट पे काम करते थे, तो उसमें से 75% से ज्यादा 66 समथिंग हम लोगों ने टेस्ट कराए थे जो इंजेक्टेबल ड्रग का यूज करते थे। उन 66 में से ज्यादातर की कॉन्फिडेंशियल रहती है इंफॉर्मेशन, लेकिन ज्यादातर उसमें क्या हो निकले थे HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव कितना हानिकारक है कितना नहीं है ये सब्जेक्ट हमारा होना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जिस स्तर पर बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें HIV पॉजिटिव मुझे लगता है आप सबको पता होगा। कोई ऐसा है जिसे ना पता हो? कोई ऐसा है जिसे ना पता हो? HIV तो सब जानते होंगे, टीवी में इतना बड़ा बड़ा ऐड आता है कि एड्स से बचाओ, कि सिरिंज का यूज ना करें, इंजेक्शन कैसे कैसे फैलता कैसे कैसे नहीं फैलता सब टीवी में आता। नहीं आता तो गूगल कर लेना, क्योंकि हमारा लेक्चर का पार्ट है। तो क्या नुकसान हो गया? देखो एक और नुकसान हुआ नहीं ड्रग्स का, और जो बेचारा ड्रग्स का यूज ही नहीं करता वो किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी पति पत्नी वाला कोई ऐसा सीन हुआ और फिर पता नहीं कितनों को उसका एडिक्ट बना दिया, कितनों को उसका विक्टिम बना दिया, कितने लोग पीड़ित हो गए उस चीज से। तो हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम तो केवल कहेंगे कि नशे का चिन्हीकरण बहुत जरूरी है। आप अपने अपने मोहल्लों में स्कूल कॉलेजों में देखो कि कौन कौन नशा कर रहा है और उसके रोकथाम के लिए प्रयास करो, खुद ना करो। ये आपको भी अपने लिए समझना भी जरूरी है। और दूसरा कि हम क्या समाज के लिए योगदान दे सकते हैं जो नशा बेचने वाले, इसमें की पुड़िया माचिस की डिब्बी में सूती की पैकेट के अंदर 10-15 पुड़िया 100-100 200 300 रुपए वाली बना के घूरा, एक पुड़िया पकड़ा दी 200 रुपए की। इसमें क्या नशा भी ऐसा ही होता है ग्रुपिंग में, जो नशा करते हैं तो साथ में सिगरेट या बीड़ी का नशा करता है, क्योंकि वो भी कैटलिस्ट का काम करता है, बीड़ी सिगरेट पीना साथ में। दूसरे यहाँ से जितनी देर में एक सिल्वर फॉइल से ट्रक का नशा कर रहा है उतनी देर में दूसरा क्या करता है सिगरेट और बीड़ी की कसम आता है, फिर वो एक्सचेंज चलता है। मैं बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है वो स्मैक पी रहा है, फिर उसने इसमें की उनकी भाषा में कहा जाता है लाइन खींचना। तो वो जब ये सिल्वर फॉइल में जो हमने वो पदार्थ रखा हुआ है अपने स्मैक रखी हुई है, वो उसने आग दी तो वो क्या होता है तरल रूप में खिसकती है सिल्वर फॉइल में। वो इसको ऐसे स्लोप करता है तो ऐसे नीचे को जाते रहती है, और उसका जो धुआं निकलता है उसको धुएं को कंज्यूम करता है। फिर वहां से वो धुआता है। बड़ा नशेड़ी होगा तो वो 2 लाइन लेगा, छोटा होगा तो 1 लाइन लेगा, और इतनी देर में उसका साथी क्या करेगा सिगरेट। अब उसने 1 लाइन ले ली, जैसे ही लाइन पीछे से हंसी वो फिर उस रूप में आ जाता है। वो जो तरल था वो धीरे धीरे करके फिर वो अपने साथ वाले को देगा, वो सिगरेट खुद पकड़ेगा। तो ग्रुपिंग में होती है स्मैक और इंजेक्शन का नशा क्या होता है ग्रुपिंग में होता है। अगर आप लोगों की किसी की जानकारी में आता है उसे बताओ कि इससे बचो। और स्मैक और इंजेक्शन की लत पड़ जाने के बाद इससे बचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कई तरह की दवाइयां हैं, हम उसके जरिए ही इसको छोड़ पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा होगी तभी छोड़ पाएंगे। इसी में मैं एक आप लोगों को एक और चीज बता दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं नशे का आदी हूँ और मेरे घर वालों ने पीड़ित होकर बाद मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने का 2-3 महीने बाद मैं बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद किसी के भी गार्जियन नशेड़ी के साथ अपने बच्चे को नहीं भेजते। ऐसे ही होता है नहीं होता? भाई आप गार्जियन हो या आप समझदार हो, अगर कोई नशेड़ी को आपको कहे अच्छे की संगत ठीक है, बुरे की संगत तो बुरे बन गए। अब मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये सभी जानते हैं। अच्छे की संगत मिली नहीं, वो फिर क्या हुआ बुरे के साथ चले गया। भाई कितने दिन नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने का कितने दिन अकेले रहेगा? बहुत कम। फिर उसने क्या किया, दोस्त वही मिले पुराने वाले, उन्होंने कहा 1 लाइन खींच ले कुछ नहीं होता, तुम तो वैसे भी इसमें छोड़ रखी है, और 1 लाइन जहां भी फिर उस नशे का वो दिमाग में बैठ गया, फिर वो नशेड़ी हो जाएगा। तो अगर आपके किसी के परिवार में ऐसा हो, और भी बताइए कि अगर कोई नशे का आदी है वो नशा मुक्ति केंद्र में, लोग कहते हैं यार इसे तो 2 बार भेज दिया नशा मुक्ति केंद्र फिर नशे का आदी हो जाता है, तो आप उसके घर वालों को ये समझाना था, अपने रिश्तेदारी भाई बहन कि आप इसे तब तक भेजते रहो जब तक ये सुधरे ना, और 2-2 महीने का टर्म उसको लगाते रहो, 2 महीने के हफ्ते बाद, और जब वो जैसे बाहर आए तो उसको एंगेज करवा दो, उसके घर वालों को बताओ कि भाई यहाँ इसको सब जानते हैं, अच्छा इसके साथ अपने बच्चे को भेजेगा नहीं, और बुरा इसको अपने साथ खींचने की कोशिश करेंगे, इसको इस एरिया से हटा के दूर कर दो, किसी फैक्ट्री दुकान कंपनी में लगा दो, जिससे कि ये अपने खुद को एंगेज रख सकते हैं, और वहां काम के बाद 10 घंटे काम के बाद आए घर में खाना खाए। इसको यही एकमात्र तरीका है जो नशा हमारा छुड़वा सकता है।
आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पूछ लो, इसके बाद फिर ये यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा। जो 2-3 लोग रहे हैं वो इन बातों का जो मैंने यहाँ से आपको बताया इसका समावेश करके बताएंगे। अगर समय है, 1:30 बज चुका है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछिए। तो वहाँ कच्ची बहुत बड़ी मात्रा में ठीक है, तो कई बार लोगों ने वहाँ कोशिश की, बंद जाती है, फिर दोबारा करती है। उनसे ये बोला मतलब कि खुद भी वहाँ के लोग हैं, तो वो जो देशा करता उसने ऐसा व्यवहार बना रखा जैसे कि हम तो आपस में मनाते हैं। एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। अब मैं आपकी पहले बात का जवाब दूंगा। देखो, फर्श में कोई भी ना गेहूं के बीज या कोई भी ऐसी चीज नहीं डालेगा कि उसमें पौधे उगे। डालेगा कोई फर्श में? कहाँ डालोगे? खेत में डालोगे जहाँ जुताई और खाद है। तो पहला प्रयास हुआ यहाँ से, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं अपने विषय को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। देखो, हमारे यहाँ ना कच्ची शराब और शराब पे कार्रवाई करने के लिए एक्साइज एक्ट होता है, आबकारी अधिनियम। आबकारी अधिनियम में जो माल पकड़ा गया उसकी सजा और क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा जुर्माना लगता है, और कम से कम 5 या 10 हजार रुपए जुर्माना। पहले 5,000 का, शायद 10 हुआ है, क्लियर अभी पता नहीं है मुझे, लेकिन 5 से कम नहीं है, 10 से ज्यादा नहीं है, क्लियर है। और मुनाफा क्या है? अगर मैं 5,000 की वो थैलियां लाऊंगा और बेचूंगा तो एक ही दिन में 5,000 बना दूंगा। रोकने का तरीका, आप कृष्णा कॉलोनी रहते हैं, जिसको 112 का यूज करना मैंने अभी बहुत बढ़िया से सिखा दिया। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये कहना 112 पे सूचना देंगे, सर मैं यहाँ रहता हूँ, राजीव के अंदर कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ, गली नंबर 3 में 2 में। और जैसे ही गली में एंटर करते हैं, गली में घुसते हैं, तो उसमें जो तीसरे दाहिने हाथ पर तीसरे नंबर का जो घर है, दाहिने हाथ में तीसरे नंबर का घर है, उस घर में पीले रंग की पुताई है, पीले रंग का पेंट है, और उसमें फ्रंट क्या है, उसमें लोहे का काले रंग का दरवाजा है, या नीले रंग का दरवाजा, या लकड़ी का चॉकलेटी रंग का दरवाजा है। आप जैसे ही सर उसके अंदर घुसोगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक यही सूचना जाएगी। आप जैसे ही उसके अंदर घुसोगे तो उसमें 2 कमरे उल्टे हाथ में, उस 2 कमरे में उल्टे हाथ में जो 2 कमरे या 2 उल्टे हाथ में 2 कमरों के बाद उसका किचन है उल्टे ही हाथ में, वहां वो अपनी कच्ची शराब वहां से निकाल के लाता है। जो वहां रह रहा है नियर बाई, उसे सब पता रहता है कि वो कहाँ माल रखता है, कहाँ झाड़ियों में रखता है, केले के पेड़ के नीचे या किसी और तरीके से पूरा बताना है। तो आपने बता दिया, सर आप जाओगे, अभी अभी इसके माल आया, मोटरसाइकिल पे 2 लोग एक बैग छोड़ गए, यानी पूरा माल क्लियर हो गया। आपने वो तब तक बताना है जब तक वो बंद ना कर दे। और अगर किसी दारू, देखो दारू बेचने में सजा बहुत कम है, कोई सजा नहीं, केवल 5,000 रुपए का जुर्माना, सजा नहीं है ना, जो कैद होती है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, जुर्माना है। तो अगर आदमी क्यों कर रहा है वो धंधा? कमाने के लिए। अगर रोज रोज पकड़वा दोगे कहां से करेगा भाई? आपकी आंखें रोज देखती हैं, मोटरसाइकिल आई, बैग ड्रॉप हो गया, तो आपने तब तक पकड़वाना और साथ में जो सूचना दे कि सर मेरी सूचना 100% सही है, आप थाने चौकी में ऐसे आदमी को बताना जो इस सूचना पे काम करो। मेरा नंबर किसी को मत देना, मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं पूरी कन्वे कर चुका हूं, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको तो दे चुका हूं। क्लियर हो गया? अब मेरा नंबर आप जो संबंधित बीट में उस संबंधित एरिया का कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर है, आप उसको मेरा नंबर नहीं देंगे। और अगर मेरी सूचना झूठी मिलती है, मेरी सूचना झूठी मिलती है तो आप मेरे पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपनी सूचना पक्की रखी है। और कोई भी सिपाही या दरोगा ना, अगर इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद समाज से क्या बनी है? पुलिस। भाई जैसे ये इतने लोग बैठा, आप में से कोई ना कोई पुलिस में आएगा, कोई ना कोई आएगा, यानी समाज से कोई आएगा। समाज में अगर ये वाला होगा, पैसे के पीछे भागने वाला वो भी होगा, और काम के प्रति भागने वाला वो भी होगा। तो पुलिस भी वैसी है जैसा समाज है, ये क्लियर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? आपने एक दिन शिकायत करी, दूसरे दिन करी, और शिकायत करने का लेवल आपने देख लिया। 112 वाले आए और बैग तो पड़ा था, क्योंकि अभी अभी माल आया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने सूचना भी दी और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब आप फिर अपना चैनल बढ़ाओगे, आप कहोगे कि सर जो जिसका वो एरिया वो नहीं करता, उसका हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आता। भाई हर जगह सही हम नहीं कह सकते ना, हो सकता है कि कोई कहीं किसी जगह पर गलत आदमी बैठा, तो आपने कहना सर आप उससे बड़े वालों को बताओ, दरोगा जी को भेजना। दरोगा फिर आप देखो, मैं सारे स्टेप बता दे रहा हूँ। आपने देखा दरोगा जी नहीं कर रहे, साहब आप इंस्पेक्टर साहब को बताओ या थाना इंचार्ज साहब को बताओ, मेरी सूचना बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नहीं होती तो हम लोग स्पेशल टीम वाले फिर हमारे पास आओगे। क्लियर हो गया? हम क्राइम ब्रांच वाले, नार्कोटिक्स और क्राइम 2 चीजें अलग अलग करती है। क्राइम दूसरे देख रहे हैं, नार्कोटिक्स और नशा देख रहे हैं, हम में बेसिक एसओजी वाले। और देखो अब होता क्या है, जब आप 3 बार किसी को आबकारी अधिनियम यानी एक्साइज एक्ट यानी दारू बेचने पकड़ोगे, उसको
ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई वो सुना कई बार जिला बदर। अगर कोई 3 बार नशा बेचने में पकड़ा जाएगा उनमें से उसको सजा होगी, जुर्माना होगा, तो वो फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर जिले से बाहर। क्लियर हो गया सबको? मतलब कानून ने सारी चीजें दी हैं। दिक्कत क्या है? आपकी और हमारी दिक्कत है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती नहीं और काम की बेसिस पर। और एक चीज और बताना, जैसे आपने इंफॉर्मेशन दी और मान लो उसी समय कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के सर फट रहा है, तो पुलिस नहीं आएगी भाई, सीधी बात है, प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि हमारे पहले और या कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो तो पहले पुलिस वहां भागेगी जहां ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दारू तो कल भी पकड़ लेंगे। तो आप एक दिन सूचना देगा, फिर दूसरे दिन दो, फिर तीसरे दिन, तब तक दो जब तक आपके मोहल्ले से गंदगी खत्म ना हो जाए, गांव मोहल्ले से। क्लियर हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन पूछो, किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, और नहीं आ रहा तो फिर वाइंड अप करते हैं, फिर ये अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। फाइंड अप कर दें? हाँ बिल्कुल, 10 साल पूछी कोई। सर जिस एरिया में मैं रहती हूँ, कहाँ रहती है पहले आप काशीपुर। सर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से एक गली छोड़ के इतना गंदा एरिया है कि वहाँ पे लोग जो नशे के एक तरीके से आदी हो चुके हैं, वहाँ पे लड़कियाँ दिन में भी नहीं निकल सकती हैं, इतना बुरा एरिया है। और वहाँ पे जो नशे की जो है उसके मतलब इतना गंदा एरिया है कि मतलब मैं खुद वहाँ नहीं निकलती अपने घर से, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मैं छेड़खानी है और वहाँ पे नशे के आदी लोग हैं। अच्छा आप खड़े रहिए, अब क्वेश्चन आंसर चलेंगे थोड़े से। अब ये बताओ, आपके मोहल्ले में जिस जगह की आप शिकायत बता रही, उस जगह से आपका घर क्यों लगभग? मेरा घर 2 गली छोड़ के। 2 गली छोड़ के वहां पे आपको कितनी गर्ल्स है जो एक बार इकट्ठा हो सकती है, एक बार में इकट्ठा होकर किसी चीज की शिकायत कर सकती है? सर ये तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे उनके भाई लोग भी जो हैं, वो जो गर्ल्स हैं उनके भाई या परिवार से भी लोग जो नशा करते हैं। नशा करते हैं, बेचते हैं? करते हैं। तो वहाँ नशा करते कहाँ से हैं? बिकता कहाँ पे? वहाँ पे एक बाजार के साइड में, रेलवे क्रॉसिंग के साइड में एक बाजार लगती है, वहाँ पे सुनने में यह है कि दारू बिकती है, ठेका है, मतलब जो भी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर ठेका है। देखो पुलिस में ना बैठ जाइए, जैसा आपने बताया ना, इसी तरह की सिचुएशन होती है जब किसी लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, तो एक तरह से जुआ तो होगा, हो सकता है लड़की खराब हो सकता है लड़का। अरे बातें मत करो, देखो क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जो एक लड़की आम जीवन में फेस कर, बातें मत करो आपस में, किसी की क्वेरी